आइए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री की सुंदर सी दुनिया को। पहला क्वेश्चन 339 नंबर शायद होगा आपका। ये तो काम नहीं कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त 339 नंबर होगा केमिस्ट्री का, आप लोगों के सेट में, साइंस में। किताब सर अभी शॉप डे पर अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। किताब कल से अवेलेबल मिल जाएगी। पहला कहता है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? बताइए आंसर सर। ठोस के कणों के संबंध में निम्न में से क्या सही है? बताइए आंसर, जल्दी जल्दी बता दीजिए सर, रिफ्रेश कीजिए तो इसको। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है। कहते हैं ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। हाय अल्लाह, यादृच्छिक मतलब होता है इधर उधर। यादृच्छिक का मतलब होता है मेरे दोस्त इधर उधर। यादृच्छिक का मतलब होता है इधर उधर। बताइए ठोस के कण इधर उधर होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं? एकदम नहीं होते हैं सर, ठोस के कण सटे सटे होते हैं। कहता है व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण, बाप रे महत्तम आकर्षण होता है। देखो अगर आकर्षण की बात करोगे मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। अगर आप गतिशीलता की बात करोगे मेरे दोस्त, गतिशीलता, तो गतिशीलता सबसे ज्यादा होता है गैस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है मेरे दोस्त ठोस में। और अगर आप आकर्षण अंतराल की बात करोगे, यानी अणुओं के बीच में जगह की बात करोगे, सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम होता है मेरे दोस्त ठोस में। और अगर आप सर विसरण, विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने वाला गुण की बात करोगे, सबसे ज्यादा होता है विसरण किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा विसरण होता है गैस में, उससे कम होता है मेरे दोस्त द्रव में, और सबसे कम होता है मेरे दोस्त ठोस में। और अगर विन्यासित होने की बात करो, मतलब विन्यासित का मतलब होता है सर व्यवस्थित। विन्यासित का मतलब होता है, विन्यासित का मतलब होता है मेरे दोस्त व्यवस्थित। व्यवस्थित, विन्यासित का मतलब होता है व्यवस्थित। व्यवस्थित बोले तो सबसे ज्यादा होता है ठोस, उससे कम होता है द्रव, और सबसे कम होता है मेरे दोस्त गैस। ठीक है, अब जल्दी से बता दें, मां कसम शेरों, जल्दी से मेरे चीतों, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं, शिकवा नहीं। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं कर? आंसर बताव हो राजा। 340 कहता निम्न में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बराबर रखते हैं। ऑब्वियसली सर मिश्रण की जब ये बात करें, मतलब चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, कौन कौन पानी का मिश्रण मेरे दोस्त? चीनी प्लस पानी का मिश्रण। कहता है मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, एकदम रखते हैं। कभी शरबत पी के देखिए आपको चिनियाइन चिनियाइन लगेगा, और कभी शरबत पी के देखिए आपको पनियाइन पनियाइन लगेगा। आंसर बताइए ये सही है कि गलत है? कहता है मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। हाय अल्लाह, काहे नहीं हो सकते हैं? मिश्रण में नून हो सकता है, मिश्रण में चीनी हो सकता है, मिश्रण में गुड़ हो सकता है, मिश्रण में मूत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिश्रण है वो कुछ भी हो सकता है। कहता इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है। हाय अल्लाह, भौतिक विधि से मतलब चुन चुन के। बताओ चीनी पानी के मिश्रण होगा, चीनी चुन लेगा तुम, और नमक पानी के मिश्रण होगा, नमक चुन लेगा तुम? एकदम नहीं चुन सकता। रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है। हाँ सर, इसकी संरचना तय है। और कैसी संरचना होती है मेरे दोस्त? इसकी संरचना समांगी होती है। यू विल गेट द आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
रिफ्रेश भी बीच बीच में करते रहिए कृपया महोदय। अगला, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? हाय अल्लाह, क्या बात है। विलयन, विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विलेय और एक होते हैं मेरे दोस्त विलायक। विलेय का एग्जाम्पल है, देखो विलयन हो गया चीनी प्लस पानी, अब विलेय हो गया चीनी, अब विलायक हो गया पानी। तुम कहोगे रे मास्टर नहीं बुझाएगा तब, तो देखो जकर छोटका स्पेलिंग है, छोटका स्पेलिंग में कॉम वाला, चीनी कॉम न रहता है रे, अब बड़का स्पेलिंग में ज्यादा वाला यानी पानी ज्यादा न रहता है, पानी ज्यादा रहता तो विलायक और चीनी कम रहता तो विलेय। अब बता आंसर, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? हाय अल्लाह जल्दी बता दे, शक्कर क्या है? घुला, यहां विलेय को हम घुला हुआ पदार्थ भी कह सकते हैं ना हो। देखो क्वेश्चन गेम खेल दिया, घुला हुआ पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ चीनी, घुला हुआ पदार्थ नून, घुला हुआ पदार्थ फलना चिलना, घुला हुआ पदार्थ। तेरे कदमों की हंसी, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? बताइए सर। परिवर्तन दुई प्रकार के होते हैं, परिवर्तन दुई प्रकार के होता है, एगो भौतिक परिवर्तन, एगो रासायनिक परिवर्तन। सर मान लेते भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए और रासायनिक परिवर्तन मतलब ना मिले। सर मान लेते हैं क्या सर कि मुकेश मर गया, फिर मिलेगा? एकदम नहीं मिल सकता है। मान लेते हैं सर कि मुकेश मर गया, फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मुकेश हरा गया, फिर मिल सकता है? तो मुकेश मर गया इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हो गया ओकरा में। अब मुकेश सर हरा गया तो फिर मिल सकता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब मामला क्या है देखो प्यारे बच्चों, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। एक लाइन के बात है, तो कहता है मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। तो भैया यही तो हो गया, मक्खन एक बार खट्टा हो जाएगा फिर से मक्खन मीठा होगा रे? एकदम नहीं होगा। CO2 से बर्फ का बनना, बर्फ फिर पानी बन जाएगा। प्लेटिनम तार का गर्म होना, गर्म फिर ठंडा हो जाएगा। लोहा चुंबकित होगा, चुंबकीय पदार्थ फिर लोहा बन जाएगा। आंसर A फॉर एप्पल। तेरे कदमों में हंसी देखिए। अगले में चलते हैं सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, अब ये तो नाम बोले थे ना, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अरे चला ये बैच ना रामबाण है। भौतिक मिल जाए, रासायनिक ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। चित्र के जगह पर चित्र मत लिखिए, नहीं तो चित्र लिखले रह जाएगा। अच्छा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोस का द्रव में पिघलना। बताइए, तो फिर द्रव जो है ठोस बन जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है कह रहा है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में बदलना, द्रव फिर गैस बन सकता है। पदार्थों का किण्वन, द्रवों का वाष्पीकरण। बता जल्दी से आंसर क्या होगा, तो जल्दी जल्दी बता आंसर। सर ये आंसर हो जाएगा पदार्थों का किण्वन, क्योंकि अब किण्वन क्या होता है सर? किण्वन के द्वारा खूब पूछता है, इससे इथाइल अल्कोहल बनता है, ग्लूकोज C6H12O6। जब सर खमीर की उपस्थिति में टूटेगा, ईस्ट की उपस्थिति में टूटेगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, इसी को हम किण्वन कहते हैं। कहेगा किण्वन विधि द्वारा क्या बनता है? कहेंगे इथाइल अल्कोहल बनता है। कहेगा कौन सी गैस निकलती है? तो देखो CO2 गैस निकलती है, इथाइल अल्कोहल बनता है।
इथाइल अल्कोहल बनता है। कहेगा कौन सी गैस निकलती है, कहेंगे CO2 निकलता है। कहेगा बताओ इथाइल अल्कोहल को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, कहेंगे किण्वन विधि द्वारा। और कहेगा बताओ किण्वन में कौन सी गैस निकलती है, तो कहेंगे CO2 गैस निकलती है। अब व्हाट इज द आंसर, पदार्थों का किण्वन। एक बार सर ग्लूकोज से दारू बन गया तो दारू से ककरो नाना के दिन है ग्लूकोज बना लेते। एक बार ग्लूकोज से दारू बन गया मोदी जी, तो कभी दारू से ग्लूकोज बनेगा? क्या कर दिन है दारू से ग्लूकोज बना देगा? एकदम नहीं बना सकता है। व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगा C4 कैट। अकरा भौतिक परिवर्तन नहीं है, हाय अल्लाह। अजय चलवा नहीं छोड़ दिया वो बोरा में जाएगा, ऐसा मामला होगा होकर कि गंध से मर जाएगा। भौतिक परिवर्तन खोने लगा, पहले मार देगा, मार के मरा लेगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। अगला रिफ्रेश इट मोती जी। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन है। अब बताओ की होगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन है मेरे दोस्त? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है मतलब कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बता क्या होगा? एक अंडा का पकना, अंडा पक जाएगा तो भौतिक परिवर्तन है, फिर से अंडा मिलेगा रे? नहीं मिलेगा। एक आइस क्यूब का पिघलना, एकदम फिर से पिघल जाएगा, फिर से हम आइस बना सकते हैं। केक को बेक करना, केक को बेक करना मतलब काट देना। अकेला सड़ जाएगा, केक को बेक कर दो काट दोगे फिर वही केक मिलेगा? अकेला सड़ जाएगा फिर से वही केला मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है मतलब मिल जाए, मिल जाए। तो बताओ आंसर की होगा? व्हाट इज द आंसर? कभी कभी नाम लेना चाहिए। विमलेश कुमार ले तो हर नाम ले लिए। अगला उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में बदल जाता है? हाय अल्लाह, इसको तो हम सर सब्लिमेशन कहते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। डिपोजिशन, डिपोजिशन होता है जब गैस ठोस में बदलता है, गैस ठोस में बदलता, ठोस में बदलता, इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। फिर है कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है गैस द्रव में बदलता, द्रव में बदलता। फिर है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब हुआ द्रव गैस में बदलता। आंसर, आंसर बता। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। उस प्रक्रिया जिसमें गैस, अच्छा गैस सीधे ठोस में कर रहा है, और चुट्टा सब कहां है? इसको तो कहते हैं ठोस सीधे गैस में बदलेगा। ठोस जो है वो गैस में बदल जाएगा, गैस में बदलता। ये कह रहा है गैस ठोस में बदलेगा, डिपोजिशन हो जाएगा। एक में से क्वेश्चन एगो रहबे करता है। चला पुराना वीडियो जिनका नहीं चल रहा है सर, कल के बाद, आज के बाद या कल के बाद चलेगा। आंसर देखो, इसको और अच्छे तरीके से अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एकदम आराम से सर, थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया, और ये मेरे दोस्त गैस हो गया। ठोस, द्रव, गैस। ये टेबल आपको याद करना चाहिए। ठोस द्रव में बदलेगा यानी पिघल जाएगा, तो इसको हम गलन कहते हैं। द्रव ठोस में बदलेगा यानी जम जाएगा, तो इसको हम सर हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण मतलब जमना। और द्रव गैस में बदल जाएगा, इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। गैस द्रव में बदल जाएगा, गैस सर द्रव में बदल जाएगा, इसको हम संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। ठोस गैस में बदल जाएगा, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस ठोस में बदल जाएगा, इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। बस इतने नोट कर लेना है, आपका काम हो जाएगा।
आज से सारी क्लासेस होगी सर। जिनका ओल्ड वीडियो सर शो नहीं कर रहा है कल से करेगा, कल शाम से एकदम करेगा सर। बताओ आंसर क्या होगा, इसको सर नोट कर लो जल्दी से। जल्दी, हम सबका कमेंट देख रहे हैं सर। संघनन बोले तो कंडेंसेशन, डिपोजिशन, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, गलन मेल्टिंग, हिमीकरण फ्रीजिंग, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन। हो गया। अगला बताइए, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाएगा। तो सर ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठोस गैस में बदलेगा, ठोस गैस में बदलेगा तो इसको हम कहते हैं मेरे दोस्त, ठोस गैस में बदलेगा सीधे तो इसको ऊर्ध्वपातन, गैस ठोस में बदलेगा इसको हम डिपोजिशन। जैसे कपूर सीधे वाष्प में बदल जाता है उसको हम ऊर्ध्वपातन, अब वाष्प जो है फिर कपूर में बदल जाएगा तो उसको डिपोजिशन। आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा डिपोजिशन। क्लास का टाइम टेबल आपके पैनल में दिया हुआ है, देखिएगा। हर व्यक्ति को माई कोर्स में जाना है, उसमें आपको एक वीडियो दिखेगा। एक बार बिक्की जी, मुकेश बिक्की जी को बुलाओ थोड़ा सा। मुकेश है, बिक्की जी को भेजना। आंसर बताइए सर। 9 से 10 में सारे बच्चों का मैथ चल रहा है, 10 से 11 में केमिस्ट्री चल रहा है आपका। जिनको शेड्यूल नहीं पता है सुन लीजिए, 9 से 10 में है तो सर 9:25 से स्टार्ट होता है, 9:25 से 10 बजे तक आपका मैथ चलता है। 10:15 से हम पढ़ा देंगे आपको केमिस्ट्री, और फिर आपका आज से स्टार्ट हो रहा है 3 से 4 में आपका स्टार्ट हो रहा है आज से शाम में इकोनॉमिक्स। और उसके बाद जिनका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री भी अपने नियमित समय पर स्टार्ट होगा। नए वाले जो न्यू बैच है जिनका आज से स्टार्ट हुआ है उनका हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा कल से, यानी 3/8/2021 से हिस्ट्री आपका स्टार्ट हो जाएगा। कैसे देखेगा बच्चा, उसका क्या टाइम शेड्यूल है। और ओल्ड स्टूडेंट के लिए 6/8/2021 से उसका जो बचा हुआ हिस्ट्री है वो खत्म हो जाएगा, तो आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। डिपोजिशन को जमावीकरण कह सकते हैं सर हिंदी में। कैसे दिखेगा पैनल में? मैथ वाला जो कोर्स है सर उसमें डाला हुआ है सारे बच्चों का कि टाइम शेड्यूल क्या। वैसे टाइम शेड्यूल यही है सर सारे बच्चों का। और जो नया बैच है, जो न्यू बैच है, उसके लिए सर 1 घंटा और है, 12 से 1 में आज से रीजनिंग होगा, 12 से 1 में उनका रीजनिंग होगा। यानी अगर हम सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दें तो प्यारे बच्चों, जो ओल्ड बैच यानी जो पहले से चल रहा है, बहुत पहले से, उनका टाइम शेड्यूल आज से है 9:25 से आपका मैथ चलता है, और 10:15 से आपका केमिस्ट्री है, और 3 से 4 में आपका, यानी 3 बजे से आपका है इकोनॉमिक्स, और 6 तारीख से आपका हो जाएगा 8 से 9 में, 8 बजे से सुबह में, ये 8 हो जाएगा AM, सुबह में आपका हो जाएगा हिस्ट्री। लेकिन ये कब से होगा? 6/8/2021 से। नोट कर लीजिए आप। और न्यू बैच जो है, जो आज से स्टार्ट हुआ है, उनका 9:25 से तो मैथ चलिए रहा है, 10:15 से आपका आज से केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। इस बैच में भी किया, दोनों को सेम चीज चूंकि पढ़ना है सर, तो उसमें भी किए हैं। केमिस्ट्री हो गया 3 बजे से सर, 3 बजे से आज शाम से इकोनॉमिक्स हो जाएगा उसका। इसका एक और पेपर लगेगा
रीजनिंग हो जाएगा सर आपका 12 से 1 में रीजनिंग हो जाएगा, ये सब न्यू के लिए है सर। और 3 तारीख से 8 बजे से हो जाएगा आपका हिस्ट्री। इसका हिस्ट्री 6 तारीख से स्टार्ट होगा। अब अपना अपना टाइम सर नोट डाउन कर लीजिए और अपने नियमित समय पर कक्षा कीजिए। अब 12 बजे है तो सर 12:15 से स्टार्ट होगा, 3 बजे है 3:15 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला सर बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, अगले का आंसर बताइए। रिफ्रेश इट। ये पानी मेरा है, पानी चेंज करो। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है सर? प्लाज्मा का मतलब ये होता है मेरे दोस्त 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। सूर्य और तारों की उष्मा इसी के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की यह चौथी अवस्था है। सूर्य और तारों की उष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। और अगर हम बात करें सर, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। बताइए सर आंसर बताओ। उच्च ताप और कभी कभी निम्न ताप, कम तापमान पूछ देता है सर। कम तापमान में, उच्च तापमान में एक और एग्जांपल आता है पायरोमीटर का। और निम्न ताप में कभी कभी पूछ देता है तो क्रायोजेनिक इंजन का, जिसमें सर अभी ऑक्सीजन सिलेंडर को भर भर के लाया गया। क्रायोजेनिक इंजन पूछेगा जो रॉकेट में यूज होता है। एग्जांपल इसका रॉकेट है। जे वर्ड बाय वर्ड लिख रहे हैं, चला फालतू के बकवासगिरी नहीं कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड जो लिख रहे हैं वही क्वेश्चन पूछेगा। कम तापमान हो जाएगा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, उच्च तापमान पायरोमीटर। सर अगर 300 क्वेश्चन है तो समझ लो 300 का 1200 क्वेश्चन हम तरह पढ़ा देंगे। एक लाइन देखो इसी में पढ़ा दिए तोरा प्लाज्मा का 1 2 3, एक लाइन यहां 4, एगो रॉकेट पूछता है 5, मतलब एगो यहां पढ़ा दिए 6, मतलब इस टाइप से 4 लाइन मालूम 4 लाइन सब में पढ़ाएंगे तो 1200 क्वेश्चन पढ़ा देंगे। लेकिन तोरा अब तुम देखो क्वेश्चन क्या पूछता, कहेगा बताओ पायरोमीटर का तापमान, कहेंगे उच्च तापमान। पायरोमीटर का तापमान तो कहेंगे उच्च तापमान। क्रायोजेनिक इंजन कहेंगे निम्न तापमान। क्रायोजेनिक इंजन हो जाएगा तो कहेंगे निम्न तापमान। अगला, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद है। तो भैया हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन को छोड़कर इसमें सब मौजूद है। जैसे हाइड्रोजन है H11 होता है, इसमें सर प्रोटॉन भी एगो है, इलेक्ट्रॉन भी एगो है, और न्यूट्रॉन इसमें 0 है। बाकी सब में न्यूट्रॉन होवे करता है। एकमात्र हाइड्रोजन ही है सर जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला, तुमको कभी कभी हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछता है मेरे दोस्त। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 3। एगो पूछेगा प्रोटियम, जिसका सूत्र होता है H11 और P11। एक होता है ड्यूटेरियम, ये होता है मेरे दोस्त D12 H12। और एक होता है ट्राइटियम, बोले तो T13 H13। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर हम प्रोटियम की बात करें सर, किसकी बात करें, प्रोटियम की बात करें तो इसमें सर न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं। ड्यूटेरियम इसका उपयोग सर मंदक के रूप में करते हैं। और ये अगर हम बात करें रेडियो सक्रिय है, ये रेडियो सक्रिय है। इसी में क्वेश्चन पूछता है अस्थाई कौन है तो कहेंगे ड्यूटेरियम। कहेगा बताओ गुरु जल का निर्माण, भारी जल जो D2O का निर्माण होता है वो कहां से होता है, कहेंगे मेरे दोस्त ड्यूटेरियम से। बता आंसर क्या होगा।
आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ए की बी की सी की डी। सेट बाय नहीं हो रहा है, इनका आईडी नोट कीजिए। अगला में चलते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की सर? परमाणु के नाभिक की खोज की। अब सर इसी में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन था, अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन था, इसमें सर किसका पत्थर लिया गया था? तो सर पत्थर लिया गया था सोने का। पत्थर किसका? सोने का। अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से किसकी खोज हुई सर? तो नाभिक की खोज हुई थी सर। उसने क्या किया था सर, ये सोने का पत्थर ले लिया और इससे सर अल्फा किरण गुजारने लगा। तो कुछ किरणें सर सीधे निकल गई, कुछ किरणें सीधे निकल गई, कुछ किरणें सर घूम गई। तो कुछ किरणें घूम गई तो कहा कि यहां नाभिक होगा, इसीलिए तो टकरा के घूम रहा है। यही खोज था इसका सर। और किस प्रभाव का सर? तो प्रकीर्णन प्रभाव से। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा? तुमको क्वेश्चन पूछेगा बताओ अल्फा किरणों के प्रकीर्णन में किसका पत्थर यूज किया जाता था? सोने का पत्थर। कहेगा खोज किसकी हुई थी? नाभिक की। कहेगा किस प्रभाव? तो प्रकीर्णन प्रभाव से। अब जल्दी से बता दीजिए सर आंसर क्या होगा। तेरे नैना मेरे नैनों से। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? परमाणु के नाभिक की। या कभी कभी परमाणु के नाभिक नहीं देकर के न्यूक्लियस भी दे देता है, न्यूक्लियस भी देता है, कभी कभी न्यूक्लियन भी देता है के बाद। या N+P कह दो, इसी को आप N+P भी कह सकते हैं। इससे ज्यादा सर इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है। आंसर बताइए सर जल्दी जल्दी। ला 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 ला। देखो m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन। देखिए सर कक्षा n का मान महत्तम इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा महत्तम इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है 2n²। के कक्षा को KLMNOPQ से शुरू करते हैं। तो के कक्षा के लिए n का मान 1 होता है, यहां रखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। L कक्षा के लिए n का मान 2 रहता है, 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। m कक्षा के लिए 3 रहता है, n का मान 3 होता है, k से शुरू होता है सर कक्षा। तो के कक्षा के लिए एक L के लिए मतलब हम जब पढ़ा रहे हैं चला 4100+ जो बैच नहीं करेगा वो बहुत पछताएगा। देखो तुम लोग तो एडमिशन ले लिया है, हम बच्चा को कहबे नहीं करेंगे 4100+ बैच जो नहीं करेगा वो बहुत पछताएगा। एक लाइन के बाद हम पा रहे हैं सर, सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें हम डलवा दिए हैं सब पेपर में। लेकिन तुम लोग चलाओ अगर अच्छे से मन से पढ़ लो, एकदम तुम समझो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। बताइए सर इसको कैसे करना है? देखो के से शुरू करना है, m है ना, तो कहेंगे KLM। एग्जाम हॉल में ये सब नहीं लिखना है। KLM, m बोले तो 3 है, तो 3 × 3 = 9 × 2 = 18 आंसर। कहेगा m नहीं n, तो कहेंगे 4 है, 4 × 4 = 16 × 2 = 32। कहेगा O, तो कहेंगे 5 है, 25 × 25 = 50 आंसर। समझा? अगर कह दे L, तो कहेंगे KL 2, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 आंसर। 2n² है, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8। कहेगा O, तो कहेंगे KLMNO 5, 25 × 25 = 50 आंसर। ऑफलाइन वीडियो सर आज के बाद दिखेगा। आंसर इसका बताओ KLM 3 × 3 = 9 × 2 = 18।